हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फर्दर कंटिन्यू करते हैं विद स्टैंडर्ड नंबर 320। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था 315, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, उसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करें उसके रिवीजन। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आएगा 330, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी वाला है 320। 320 है रिगार्डिंग द मटीरियलिटी इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट। मतलब जब हम ऑडिट को प्लान करेंगे कि ये ऑडिट होगा और उसको परफॉर्म करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है, तो उसी बात को लेकर उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, जिस स्टैंडर्ड का नाम है स्टैंडर्ड नंबर 320। राइट, ये 320 इज़ अ वेरी गुड स्टैंडर्ड जो मटीरियलिटी के बारे में डिस्कस करता है और थ्रू आउट द ऑडिट आपको मटीरियलिटी के बारे में बताता रहेगा। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या स्टैंडर्ड है, किसके बारे में डिस्कस करता है। दिस इज टेलिंग यू अबाउट द डिटर्मिनिंग द मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस। मटीरियलिटी मतलब एक होती है मटीरियलिटी कि हाँ यार ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक होती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। मतलब जब हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की बात करते हैं तो जैसे हम ये बोल सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ पर अगर आप हैं 50% पे हैं तो ये एक मटेरियल मैटर है, ठीक है। बट अगर हम 50 के आसपास बात करें, मतलब 40 और 50 के बीच की बात करें, यहाँ, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, स्टिल मटेरियल है। राइट, हम इसे स्टिल बोलेंगे। एक सेकेंड, यहाँ विजिबिलिटी नहीं हो रही, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, स्टिल मटेरियल है। तो इसका मतलब स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इस एरिया को परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बोला जाता है कि अगर आपको मटीरियलिटी के लेवल के आसपास भी अगर आप फॉल कर रहे हो तो ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना है, इसी रिलेशन में ऑडिटर को डिटर्मिनेशन करनी है। किस रिगार्ड में करनी है, मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी व्हेन प्लानिंग दी ऑडिट, कि जब वो ऑडिट प्लान करेगा तो उसमें क्या क्या देखेगा। देखिए इसमें बात कर दी है रिवीजन एज द ऑडिट प्रोग्रेस। जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ेगी आप अपने प्लान्स को रिवाइज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मटीरियलिटी, या फिर री इवैल्यूएशन कर पाएंगे ऑफ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि सपोज करिए जब आप ऑडिट स्टार्ट कर रहे थे, अगर मैं बात करूं, अगर आप अपनी ऑडिट स्टार्ट कर रहे थे आज से, अगर आपने स्टार्ट करी, अगर आपने सपोज करो 1 अप्रैल से अगर आपने ऑडिट स्टार्ट करी तो आपको ABC इंपॉर्टेंट लगे, और अब आप 1 मई पे खड़े हो और अब आपको CDE इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ऐसा है कि इस वाली ऑडिट के अंदर AB इंपॉर्टेंट थे और अब आपको इसके अंदर DE इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। C अभी भी था, C पहले भी था। राइट, तो ये चीज़ देखनी है आपको कि अगर आपको लगता है कि मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए या हमें रिवाइज करना चाहिए तो आपको पूरी आज़ादी है, आप वो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स कि हम वो कैसे कैसे करेंगे। व्हेन एस्टैब्लिशिंग, हाँ, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, जब आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाएंगे ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा वो, मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मतलब जो भी ऑडिटर की स्ट्रैटेजी रहेगी वो स्ट्रैटेजी किसके बेस पे रहनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा, आधा अधूरा या पूरा एज अ होल। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो इस हिसाब से बनेगी कि ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी मटीरियलिटी है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ 1 और मोर CAD फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट। मैंने अभी आपको बताया था ना परफॉर्मेंस में, तो जैसे डिस्क्रिपेंसीज हैं या फिर आपको एक या एक से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, सपोज बात करते हैं इसके बारे में, है ना। सपोज आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, एक सेकेंड, ये बहुत बोल्ड है। अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं तो आप क्या करते हो, देखते हो कि वो एक है या बहुत सारी है। तो 1 है और मल्टीपल है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल है तो फिर आपको चेक करना होता है कि वो कितने स्पैन में है, ये मटेरियल है, क्या वो इसमें है। अगर वो इसमें है तो भी वो मटेरियल होगी, बट अगर वो इस वाले में होगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉट मटीरियल। राइट, तो वो मटीरियल नहीं होगी। तो आपको ऐसे करके ये चीज़ों को चेक करना है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या बोल रहा है। अगर एक या एक से ज़्यादा कोई भी आपके पास एडिशनल डिस्क्रिपेंसीज मिलती है जो कि लेसर अमाउंट की होती है, दैन मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मटीरियल अगर आपके हिसाब से वो मटीरियल है तो ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा कि मटीरियल लेवल टू बी अप्लाइड टू दीज डिस्क्रिपेंसीज, के जो भी आपका मटीरियल लेवल है। देखिए पहले आपने एक मटीरियलिटी ना लेवल सेट कर लिया, राइट, आपने मटीरियलिटी लेवल सेट कर लिया कि यार 800 आइटम्स हैं, 800 आइटम्स में से जो 500 आइटम्स होंगी ना वो मेरी मटीरियल आइटम्स है। राइट, ये मटीरियल आइटम्स इतनी है कि मैं इसको चेक करूँगा। बट अगर मेरी 400 से 500 की रेंज में जो भी आइटम्स रहेंगी वो उसके लिए भी मैं ये आइटम्स के लिए चेक करूँगा, ये वाली चीज़, ठीक है। अदरवाइज अगर जो बिलो होंगी
जो बिलो 400 होंगी उसके लिए मैं चेक नहीं करूँगा, नॉट टू चेक। उसके लिए उसने ये इंस्ट्रक्शन अपने स्टाफ को दे दी और खुद भी वो ये चीज़ अप्लाई करने लगा। तो अब आप सोच के देखिए, ऑडिटर को यही तो बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई लेसर अमाउंट मिल रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आपको चेक करना है, तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि अपनी मटीरियलिटी लेवल को, कि जो लेवल उसने डिसाइड किया है ये उस पर अप्लाई करे या नहीं करे उस डिस्क्रिपेंसीज पे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटर शैल रिवाइज द मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। उसने पहले मटीरियलिटी का क्या लेवल सेट कर रखा था? 500। अब वो रिवाइज भी कर सकता है एज अ होल ऑन बिकम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर उसको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। कब? ड्यूरिंग द ऑडिट विच कॉज द ऑडिटर टू डिटरमाइन अ डिफरेंट अमाउंट इनिशियली। तो अब इसका सिंपल एग्जाम्पल है, पहले आपके पास 800 आइटम थे, 800 आइटम के हिसाब से आपने 500 आइटम जैसे रखे जो मटीरियल हो सकते हैं, राइट, मटीरियल। बट आफ्टर ऑडिट, मतलब ड्यूरिंग ऑडिट या आफ्टर या ड्यूरिंग आप मान के चलो, तो उस ऑडिट के दौरान अगर आपको लगता है नहीं 500 नहीं 300 होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गलतियां मुझे 300 के आसपास मिल रही हैं जो कि मिलकर एक बड़ा अमाउंट बना सकती है, तो आप क्या कर दोगे? लेटर ऑन उसको क्या कर दोगे? रिवाइज कर दोगे, जिसको उसको पूरी आज़ादी दी गई है कि वो रिवाइज कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इफ़ ऑडिटर कंक्लूड्स, अगर ऑडिटर इस बात को कंक्लूड कर देता है लोअर मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, अगर उसको लगता है कि मुझे लेवल मटीरियलिटी का लेवल लो सेट करना चाहिए, कंक्लूड कर रहा है ना कि लोअर मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ऑडिटर शैल डिटरमाइन, ये पता लगाएगा वेदर नेसेसरी टू रिवाइज, कि क्या ये नेसेसरी है रिवाइज करना। क्या चीज़? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। मैंने कहा था ना परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और मटीरियलिटी लेवल में फ़र्क है। मटीरियल होता है कि हाँ यार ये चीज़ मटीरियल है, परफॉर्मेंस मतलब उसके आसपास। तो वो ये चीज़ डिटरमाइन करेगा कि जो मेरे मटीरियलिटी लेवल है और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल है उसको मुझे रिवाइज करना है या नहीं करना, कह रहे हैं ना, डिटरमाइन करेगा, पता लगाएगा, उसको अंदर से वो इस बात की जजमेंट डिक्लेयर करेगा कि क्या ये नेसेसरी है to revise the performance PM performance materiality and whether NTE क्या होता है? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, कि क्या उसको किस टाइप का है, कितना टाइम लगेगा और किस एक्सटेंट का है। फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट, क्या उसके ऊपर और काम करना और फर्दर काम करना, मतलब उस पर और नए नए प्रोसीजर एक्सटर्नल या इंटरनल प्रोसीजर्स लगाना ज़रूरी है या नहीं है, राइट। तो हमने ये चीज़ें देख ली कि अगर ऑडिटर को लगता है ओवरऑल वो स्ट्रैटेजी मटीरियलिटी परफॉर्मेंस को देखेगा, तो उसको सबसे पहले अपनी रिवीजन करते रहना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को इस हिसाब से बनाना होगा कि वो क्या कर सके, मटीरियलिटी चेक कर सके। दूसरी बात, कोई भी एडिशनल डिस्क्रिपेंसी उसे बाद में मिलेगी तो उसके ऊपर वो देखेगा क्या मुझे वो लेवल लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। फिर थर्ड में उसको रिवीजन करने की पूरी आज़ादी दी है कि वो रिवाइज भी कर सकता है। फिर अगर वो ये कंक्लूड करता है कि मैं लो करूँगा, तो वो ये चेक करेगा कि अगर मैंने मटीरियलिटी का लेवल लो करा, जिसको मैंने 500 से 300 किया था, तो जो 400 याद है, जो 400 हमने PM सेट किया था परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आसपास, वो फिगर 400 से उसको उठाकर उसने 200 सेट कर दी, राइट। तो वो भी कर सकता है और वो भी ये भी चेक करेगा कि क्या मुझे कितना काम करना है, किसके लिए, अगर मुझे अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हुए तो फ्यूचर में, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट इज है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो आपको वो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन और द यूज़ ऑफ बेंचमार्क्स, कि आप जो बेंचमार्क्स यूज़ करोगे इन डिटरमाइनिंग दी मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की मटीरियलिटी का पता लगाना है, तो ऑडिटर क्या करेगा? कुछ चीज़ों को देखेगा, समझेगा, आइडेंटिफाई करेगा, या फिर बेंचमार्क्स का यूज इस्तेमाल करेगा। जैसे अगर हम कोई मार्क्स लिखते हैं बच्चों के, तो हम बेंचमार्क लगाते हैं कि यार लास्ट टाइम के स्टूडेंट्स के ये मार्क्स थे, अब के बच्चों के ये मार्क्स थे, या ऐसे कहते हैं कि लास्ट उनके यूनिट टेस्ट में इतने थे, अब टेस्ट में इतने, राइट। तो दिस इज द बेंचमार्क यू आर सेटिंग फॉर पर्टिकुलर आइटम। सो फैक्टर्स, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड द यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। आपको बताना है, कैसे बताओगे? डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोफेशनल जजमेंट, राइट। ये तो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रोफेशनल जजमेंट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप जिस भी प्रोफेशन में हो ऑडिटर, तो ऑडिटर की अपनी एक प्रोफेशनल जजमेंट होती है कि मैं इस पे ज़्यादा काम करूँ या ना करूँ। नेक्स्ट, अ परसेंटेज, आप कौन सी परसेंटेज अप्लाई करोगे टू चूज द बेंचमार्क, राइट। क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे 50% बच्चों के मार्क्स देखने हैं, तो उस हिसाब से आप बेंचमार्क सेट करेंगे। आपको लगता है नहीं मुझे 60% वालों के
देखने हैं तो वो, तो राइट ऐसे ही ऑडिट में होगा। जब वो ऑडिट में जाएगा तो ऑडिटर ये चेक करेगा, नहीं मुझे अगर 50% मिस्टेक लगी तो मैं ऐसे काम करूँगा, या फिर मुझे 60% मिस्टेक्स लगी तो ऐसे, या उस हिसाब से मुझे इनकम में मिस्टेक्स 50% चाहिए और मुझे एक्सपेंसेस में मिस्टेक 70%, तो उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो राइट वो बेंचमार्क सेट करेगा कि इतना इतना होना चाहिए, अगर इसके ऊपर है या इसके नीचे है तो मैं चेकिंग को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा अपने अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल जजमेंट। इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट इन, हाँ तो दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये बेंचमार्क आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसके बाद से आपको काम करना है इन डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा है, ये देखो नेक्स्ट इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेंचमार्क। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे बेंचमार्क को, राइट तो हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहला पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि यार हम एसेट पे बेंचमार्क लगाएं, लाइबिलिटी पे, इक्विटी पे, रेवेन्यू पे या एक्सपेंस पे बेंचमार्क लगाएं। फिर वेदर देयर आर आइटम्स ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर्स आर फोकस, मतलब वो ज़्यादा अटेंशन देते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा देते हैं, प्रॉफिट पे ज़्यादा देते हैं, रेवेन्यू पे ज़्यादा देते हैं, नेट एसेट्स पे देते हैं, तो उस हिसाब से बेंचमार्क लगाएगा ऑडिटर। फिर वो नेचर ऑफ एंटिटी भी चेक करेगा, या फिर इंडस्ट्री और उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को चेक करेगा कि वो काम कैसे कर रही है, उसका जीडी वो मतलब जैसे हम कह सकते हैं उसका नेट प्रॉफिट कितना जा रहा है ऊपर, ग्रो कितना कर रही है, उसका एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, ऐसे एंटिटीज़ ओनरशिप चेक करेगा कि कैसा स्ट्रक्चर है उसका, राइट उसी हिसाब से बेंचमार्क लगाएगा। और वो किस हिसाब से फाइनेंस हुई है, तो जैसे डेट के हिसाब से हुई है तो लोन्स पे लगाएगा, डिबेंचर्स पे लगाएगा, इक्विटी है तो इक्विटी। यूज़र किस पे एम्फेसिस करते हैं, देखिए इफ़ एंटिटी फाइनेंस बाय डेट वो चीज़ देखेगा। फिर यूज़र पुट एम्फेसिस ऑन एसेट्स एंड क्लेम ऑन देम ऑन इक्विटी, उसको क्योंकि एसेट्स पे इनका एम्फेसाइज होता है, वो क्लेम करते हैं इक्विटी के अगेंस्ट, तो वो चीज़ देखेगा। फिर वो कह रहा है और किस बेसिस पे वो बेंचमार्किंग कर सकता है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, मतलब फिर उसके बेंचमार्क्स रिलेटिव वॉलेटिलिटी जैसे उसके अकॉर्डिंगली उसको जजमेंट के अकॉर्डिंगली सही लगे उस हिसाब से उसके बेंचमार्क वॉलेटाइल होते हैं, बदल सकता है, राइट। तो दिस इज द 320 स्टैंडर्ड जो कि बहुत शॉर्ट था और बहुत ईजी था, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लेना एक बारी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत कम पॉइंट्स में कवर कर लिया है मैंने इसको, ठीक है। So guys, happy learning and keep going and just learn new things and go on। और कब बिल्कुल ना डरें, सीए फाइनल बहुत इजी होता है बट अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में जो कि स्टैंडर्ड नंबर 330 है, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच।